अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एडवांस और बेसिक कंट्रोल के बारे में। अगर तो आप शायद ही आपको इन सेटिंग्स के बारे में पता ना हो, जिसकी वजह से आपकी गेम भी काफ़ी ज़्यादा बेकार जाती होंगी। अगर आप इन दो सेटिंग्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी गेम प्ले भी एक अच्छे तरीके से और प्रो प्लेयर आप बन जाओगे। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस बोर्ड के सामने आ जाना है। इस बोर्ड के सामने आ जाना है और फोर्थ स्लैब पर क्लिक करना है और इसको इजी पे करके बिगिन कर लेना है, कि स्टार्ट कर लेना है। और इसको स्टार्ट करने लेने के बाद आपको चला जाना है अपार्टमेंट के अंदर। अपार्टमेंट के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपार्टमेंट में आना है और इसके बाद आपको चला जाना है आपकी सेटिंग में। सेटिंग में आके आपको जाना है कि मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर, अगर कि आपका मार्कर ऑडियो ओनली इन ऑटोमेटिक है तो इसको क्लासिक मोड में कर लेना है, जिसकी वजह से आपको एनिमी की लोकेशन अच्छे से आपके मैप में शो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता चला गया कि आपके क्लोज में कितने बंदे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से खेल पाओगे और आप मरोगे नहीं क्लोज रेंज में। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जी। आप देखो कि मैंने कितने अच्छे तरीके से कि अपने एनिमी को सपोर्ट कर पा रहा हूँ और उनके फुट स्टेप से उनकी लोकेशन का पता लगा लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमको बात करनी है कि अपनी मार्क के बारे में, स्क्रीन मार्क के बारे में। तो अगर आपका टीममेट आपको मार्क लगाता है तो आप वहाँ पे देखते हो तो आपको बस मार्क ही शो होता है। इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप आ जाओ अपनी सेटिंग में और नीचे जाओ एडवांस कंट्रोल में और मार्क स्टाइल को कर दो मॉडर्न पर। क्लासिक है ना, पहले इसको मॉडर्न कर दिया। इसके बाद आप जाएं और लोकेशन लगा के चेक करें। जैसे ही मैं लोकेशन लगाता हूँ, ये देखना मैंने लोकेशन लगाई तो जहाँ पर मैं स्कोप ओपन करूँगा वहाँ पर मुझे छोटा सा मार्क लगाया नज़र आएगा, और जो मार्क लगाऊंगा उसका ज़्यादा हिस्सा जो है एनिमी के ऊपर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे एनिमी स्कोर करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। तो आप भी इसको ना मॉडर्न पर कर देना, जिसकी वजह से आपकी अच्छे तरीके से एनिमी को सपोर्ट कर पाओगे। इसके बाद आ जाते हैं जी हम अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी पर। तो मैंने पहले भी एक इस पर वीडियो बना चुकी है। इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में आ जाएं। तो ना आपको इस पर 50 पे खेलना है और ना ही इसको 100 पे खेलना है। मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं आपका एक्सपीरियंस है मैं वही बताऊंगा कि आप इसको 80 और 9 के दरमियान ही खेलें। मैं तो इसको 75 पर खेलता हूँ, आप भी इसको 70 पॉइंट पर रख के खेल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका भी गेम एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 75 और 89 पर रखने से काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है। मैं तो इसको इसलिए 75 पर। तो भाई लोग, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक में सब्सक्राइब कर देना। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी टीपीपी सेटिंग पे। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो हमें काफ़ी कम व्यू नज़र आता है, और अगर हम इसको 90 पर कर देते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा व्यू नज़र आता है। मैं तो इसको 90 पर रख के खेलता हूँ, तो जैसे आपको जैसे लगे आप भी वैसे ही खेल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपनी क्लोज रेंज फाइट की सेटिंग के बारे में, जिसको कहते हैं जंप और क्लाइंब सेटिंग। तो जब भी हम फाइल ले रहे होते हैं तो हम जैसे ही जंप करते हैं तो हमारा एनिमी है जो हमारा करैक्टर है वो दीवार पे चला जाता है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप चले जाएं अपनी सेटिंग में, और सेटिंग में जाके अपनी जंप एंड क्लाइंब को सेपरेट कर देना। ठीक है, जैसे मैं इसको करने लगा हूँ सेपरेट करके, जैसे ही आप क्लोज रेंज में जब भी फाइल लेंगे दीवार के पीछे या किसी डब्बे के पीछे आप जितना मर्जी जंप करें, आपका एनिमी जो है जंप नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सेपरेट किए बगैर खेलें तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप क्लोज रेंज में फाइल ले रहे हैं तो आपको जो है ना कवर से थोड़ा पीछे हट के जंप करना है। तो जब भी ऐसे ही आपको क्लोज रेंज में जब भी फाइट करो तो जो है ना अपने जो कवर है उससे थोड़ा पीछे हट के फाइट करोगे तो आप अच्छे तरह से फाइट ले सकते हैं इसको सेपरेट किए बगैर। पर मेरा कहना ये है कि आप इसको सेपरेट करके खेलो, जिसकी वजह से आपके मरने के चांस काफ़ी कम होंगे। अगर आप इसको मैच पर खेलोगे तो आपको कवर से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और अगला एनिमी आपको आसानी से मार देगा। तो आप इसके लिए आपको सेपरेट करके ही खेलना चाहिए, जिसकी वजह से आपको खेलने में अच्छा बेहतर और फील महसूस हो। इसके बाद हम करते हैं अपनी बेसिक कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमारी दो तरह की सेटिंग होती हैं। एक तो होती है हमारी पीक सेटिंग
और एक होती है हमारी स्कोप सेटिंग। तो सबसे पहले हम अपनी चले जाते हैं स्कोप सेटिंग। स्कोप सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले हम करते हैं अपने स्कोप मोड को जो है ना टैप पे करते हैं। तो हम जैसे ही अपने स्कोप पे टैप करते हैं तो हमारा स्कोप ओपन जाता है। फिर हम स्कोप को बंद करते हैं तो हमारा स्कोप बंद होता है। तो इसके बाद हम अपने स्कोप को होल्ड मोड पे करते हैं, जिसकी वजह से हम स्कोप मोड को स्कोप पे जितनी बार क्लिक करके छोड़ेंगे तो हमारा स्कोप बंद हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज फाइट है वो काफ़ी बेहतर फाइट होती है। तो मैं इसको होल्ड पर के खेलता हूँ। अगर तो आप इसके 2 फिंगर हो तो आप इसको जो है वो टैप पे भी रख के खेल सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारे कैमरा रोटेशन ADS फाइल का। पर अगर आप इसको अनेबल रख के अपने स्कोप पे क्लिक करके अपनी फिंगर को स्लाइड करते हो तो आपका एम एक दूसरी साइड स्लाइड होता है। ठीक, इसी के साथ जब आप इसको डिसेबल करते हो और अपने स्कोप को ओपन करते हो और अपनी फिंगर को स्लाइड करते हो तो ये एक दूसरी साइड यहाँ रोटेशन नहीं करता। अगर तो भाई आप 2 फिंगर खेलती हो तो आप इसको अनेबल भी रख सकते हो। अगर आप 4 फिंगर 5 फिंगर या इससे ज़्यादा करते हो तो मेरा ये कहना है कि आप इसको हमेशा डिसेबल। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी क्विक स्कोप स्विच की। अगर आप इसको डिसेबल करके खेलती हो तो ये एक बहुत रॉन्ग चीज़ है। आप इसको डिसेबल करते हो ना जैसे ही, तो आपको हमेशा स्कोप बैकपैक में जाके क्विक करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अनेबल करते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक बटन आ जाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी से स्कोप चेंज कर सकते हो। ये इसको अनेबल करने से ये आपकी क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज के टाइम को काफ़ी थोड़ा कर देता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से फाइल ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारी बारी आ जाती है जी पीक सेटिंग की। अगर पीक सेटिंग में हम पीक मोड को होल्ड पर खेलते हैं, होल्ड पर रख के खेलते हैं, तो जब तक हम पीक के बटन पर क्लिक करके रखेंगे तो ये पीक हमारी होके रहेगी। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है जगह अगर आप 4 फिंगर। तो इसके साथ अगर हम इसको टैप पर खेलते हैं तो जैसे ही हम पीक पर क्लिक करते हैं तो हमारी पीक हो जाती है, और दोबारा बटन पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा फिर बंद होगी हमारी पीक। अगर तो आप 4 फिंगर खेलते हैं तो आप इसको होल्ड पर रख के खेलना। तो चलें अभी बात पर करते हैं पीक एंड स्कोप की। अगर आप इसको डिसेबल रख के खेलते हो तो डिसेबल रखने से ये होता है कि जैसे जगह अगर आप पीक ओपन करते हैं तो बस आपकी पीक ओपन होती है, और अगर आप इसको अनेबल रख के खेलते हो तो जैसे ही आप पीक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा। अगर आप 2 फिंगर हैं तो आप इसको अनेबल रख सकते हैं। तो अगर आप 4 फिंगर है तो आप इसको डिसेबल भी रख सकते हैं। तो 4 फिंगर वाले तो मैं तो इसको डिसेबल ही रखता हूँ। तो इसके बाद आती है हमारी बारी कैमरा रोटेशन हाइलाइनिंग। तो अगर आप इसको डिसेबल रख के खेलते हो तो अगर आप अपने स्कोप को क्लिक करते हो और फिंगर को एक दूसरी स्लाइड करते हो तो ये स्लाइड नहीं होगा जब तक आप अपने जैरो के साथ इसको स्लाइड नहीं करोगे। या अगर आप इसको अनेबल रखते हो तो जैसे ही आप पीक करके फायर दोगे तो ये आपकी एम को काफ़ी ख़राब करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको डिसेबल रख के ही खेलो, जिसकी वजह से आप जब भी फायर ले रहे होंगे तो आपकी जो पीक करते ही आपकी जो एम ख़राब होगा वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं तो इसको डिसेबल ही रख के खेलता हूँ, आप भी इसको डिसेबल रख के खेलो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा।